नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका 4:30 बजे के अंतर्राष्ट्रीय आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। और आज कौन से मुद्दे हैं तुरंत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वो मुद्दे भी कि बताएं आज आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। देखिए कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये लीजिए मुद्दे आ भी गए। आज बात करेंगे कि भाई भारत के जो कूटनीति है, भारत की कूटनीतिक रिश्तों की बात की जाएगी। कौन आया यहाँ पर, किसने विजिट किया और उसमें क्या खास रहा, इस बारे में चर्चा करेंगे टॉपिक 1 में। फिर टॉपिक 2 की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में इस वक्त चल रहा है ऑपरेशन डेविल हंट, लेकिन डेविल के पीछे शैतान है, क्योंकि यूनुस की जो सरकार वहां पर है उनके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, विरोधियों को कुचला जा रहा है और उसको नाम दिया गया है डेविल हंट। पर वाकई क्या डेविल हंट है या फिर ये अपने विरोधियों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। फिर तीसरे नंबर टॉपिक पे हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल हमास युद्ध की कहानी, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ये त्रासदी आखिर किसकी गलती है, इसका खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ट्रंप ने यूएस एड के पर कतर दिए हैं और उसके साथ साथ जितने भी भारत विरोधी फंडिंग वाले ग्रुप्स थे उसमें यूएस एड भी शामिल था। उसके लिए अब आने वाला समय बेहद बुरा होने वाला है, लेकिन इससे फायदा तो भारत का ही है, इसलिए ये खबर भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा बम धमाका हुआ है, एक बड़े बम धमाके की खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा में ये बम धमाका हुआ है और ये मदरसे में आत्मघाती धमाका हुआ है, यानी कि सुसाइड बॉम्बिंग इसे कहते हैं। इसमें ऐसा हमला हुआ है और धमाके में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, ये दावा किया जा रहा है और 12 से 20 आंकड़ा बढ़ सकता है। हम फिर आपको बताएं, हक्कानिया मदरसे के मौलाना की मौत हो चुकी है, तो मदरसे के मौलाना की मौत भी हो चुकी है। और ये लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के पेशावर में ये बम धमाका हुआ है। देखिए ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, मदरसे के अंदर ये धमाका हुआ है, आत्मघाती धमाका इसको बताया जा रहा है। हक्कानिया मदरसे के मौलाना की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है। तो सोचिए, ये वो पाकिस्तान है जो क्रिकेट मैच का आयोजन कराता है और कहता है सब कुछ हमारे यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इस दौरान जो धमाका हुआ है उसमें अपने ही लोग इसके मारे जा रहे हैं। बहुत ही असुरक्षित देश के रूप में पाकिस्तान। अब चलिए, ये बड़ी खबर थी जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और आज क्या खास रहा। दिल्ली में पीएम मोदी और ईयू प्रेसिडेंट लियन की मुलाकात हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि ईयू प्रेसिडेंट लियन की मुलाकात हुई पीएम मोदी के साथ और आईएमईसी हरित ऊर्जा और सुरक्षा पर भारत ईयू की ये बैठक हुई है। महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यहां पर व्यापार, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है और 2025 तक एफटीए पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो एआई, कंप्यूटिंग, 6G में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। निवेश मजबूत करने के लिए जीआई समझौते पर चर्चा हुई है और भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर यह बातचीत हुई है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, ईयू प्रेसिडेंट लेयन की मुलाकात हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को जो है हैदराबाद हाउस, जो कि भाग्यनगर हाउस है, उसमें स्वागत किया। 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ ईयू का प्रतिनिधित्व कर रही वॉन डेर लेयन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उनके साथ यूरोपीय आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले भारत और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें कनेक्टिविटी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्रीन और क्लीन एनर्जी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। चलिए, हमने आपको ये मुद्दा भी विस्तार से समझाया। अब अगले मुद्दे का रुख करते हैं, बात करेंगे ऑपरेशन डेविल हंट की। जी हां, ऑपरेशन डेविल हंट क्या है? ये बात है बांग्लादेश की। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने अपने विरोधियों के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कर दिया है, यानी कि भाई शैतान का पीछा करने का जो उसका प्लान है वो शुरू कर दिया है। लेकिन कौन शैतान है कौन नहीं है, इसका आप खुद ही विश्लेषण करके समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि डेविल हंट नाम तो दिया लेकिन ये खुद शैतान है। देखिए, इस अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 743 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई वारंटों और मामलों में 914 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इस अभियान की शुरुआत 9 फरवरी को की गई थी। सरकार का दावा है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य देश में शांति और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन कई विपक्षी दल और नागरिक संगठन इसे सरकार की दमनकारी नीति करार दे रहे हैं। आरोप है कि बांग्लादेश सरकार इस ऑपरेशन के जरिए अपने विरोधियों और असहमति जताने वालों की आवाज को कुचल रही है। गृह मामलों के सलाहकार
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने इस अभियान को लेकर बयान देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों को हिरासत में लेना है। उन्होंने साफ कहा कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक देश में स्थिरता फैलाने वाले और कानूनों का उल्लंघन करने वाले यानी हर व्यक्ति न्याय के कटघरे में उसको नहीं लाया जाता। सरकार के इस अभियान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक विशेषज्ञों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इस बीच बांग्लादेश के कई हिस्सों में असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई बताया है। अब गाजीपुर में विद्यार्थियों और आम लोगों पर कथित गंभीर हमले के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इस अभियान को शुरू करने के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार का दमन चक्र शुरू हो गया। डेविल हंट में हर उस व्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है जो यूनुस का विरोध कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन डेविल हंट क्या है? जो देश को अस्थिर कर रहा है, ऐसों को निशाना बनाएगा और आदेश ये तब तक जारी रहेगा जब तक सबको जड़ से उखाड़ा नहीं जाता है। देश की स्थिरता पर खतरा पैदा करने वाले की गिरफ्तारी पर ये इनकी सोच है और ये किसको पकड़ रहे हैं और किसको डेविल बता रहे हैं ये सोचिए। डेविल हंट इन्होंने नाम दे दिया है, लेकिन सारे शैतानी काम इनके द्वारा वहां पर किए जा रहे हैं। तो ये हाल है बांग्लादेश का, जहां बांग्लादेश में यूनुस सरकार दबा रही है विरोधियों की आवाज और मानवाधिकार संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपने देखा था हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा था, अब भी क्या हो रहा होगा। कट्टरपंथी पनप रहे हैं और अब ये डेविल हंट एक बार फिर से। तो ट्रंप ने देखिए देश का हाल है। बांग्लादेश में जहां उत्पात मचा के रखा हुआ है इन्होंने और देश को तो बर्बाद करके रखा है, देश का तो बेड़ा गर्क करके रखा ही हुआ है। और उसी के साथ साथ ये तस्वीरें थी बांग्लादेश की जहां पर ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन डेविल हंट में ये उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनसे इनको बदला लेना है, जिनको इनको परेशान करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ एक्शन की शुरुआत कर दी है। उन्होंने चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। वहीं कनाडा और मेक्सिको पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले इन दोनों देशों को राहत दी गई थी, लेकिन अब बढ़ती ड्रग्स तस्करी को देखते हुए ट्रंप ने यह सख्त कदम उठाया है। बता दें कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर ओपियोइड फेंटानिल नाम का खतरनाक ड्रग पहुंच रहा है। ये बहुत खतरनाक ड्रग है जिसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि यह स्थिति अस्वीकार्य है और इसे हर हाल में रोका जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन देशों से हो रही अवैध ड्रग्स सप्लाई को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। चीन को लेकर ट्रंप का रवैया हमेशा से कड़ा रहा है। इस बार उन्होंने चीन पर लगाए गए टैरिफ को दोगुना कर दिया है, 10% कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका में आने वाले अधिकतर फेंटानाइल ड्रग्स का निर्माण चीन में होता है और वहीं से इसकी सप्लाई की जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन देशों से ड्रग्स की तस्करी नहीं रुकी तो 4 मार्च से नए टैरिफ लागू किए जाएंगे। ट्रंप ने खासतौर पर फेंटानाइल जैसी घातक ड्रग्स को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया और इस मुद्दे पर चीन को भी चेतावनी दी है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पहले भी इन देशों पर टैरिफ लगाए थे, लेकिन 4 फरवरी को इसे 30 दिनों के लिए रोक दिया गया था। इसका कारण यह था कि कनाडा और मेक्सिको ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए नए कदम उठाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इस खतरनाक ड्रग के कारण पिछले साल 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उनके साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने संतोष जताया कि कनाडा ने ड्रग्स सप्लाई रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाने का वादा किया है। इनमें शामिल है, वो आपको बता दें, ड्रग्स सप्लाई नियंत्रण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, फेंटानाइल को आतंकवाद से जुड़ी श्रेणी में सूचीबद्ध करना, 2400 घंटे सीमा निगरानी लागू करना, संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त बल बनाना और साथ ही साथ ट्रंप का यह फैसला उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा है जिसमें वो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कनाडा और मेक्सिको से ड्रग्स सप्लाई जारी रही तो टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। अब देखना होगा कि 4 मार्च टैरिफ एक्शन के बाद
अमेरिका की ये नई नीति इन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती है और क्या इससे ड्रग्स तस्करी पर लगाम लग पाता है या नहीं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका को टैरिफ लगाने के मुद्दे पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कनाडा टैरिफ को टालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो वो भी तुरंत ही बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप की चिंता फेंटेनाइल ड्रग है, लेकिन सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कनाडा भी इस संकट से जूझ रहा है। हम पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका में जाने वाला फेंटेनाइल का सिर्फ 1% कनाडा से जाता है, फिर भी हम इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा सरकार ने इसे रोकने के लिए 10,000 सैनिकों को बॉर्डर पर लगाया है, जिसमें सरकार के $1.3 बिलियन खर्च हो रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नशे के विरुद्ध एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। तो नशे के खिलाफ ये डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट के रूप में आप इनको जानिए जो कि किसी भी प्रकार के नशे को नहीं करते हैं, ना ये शराब का सेवन करते हैं, ना ये सिगरेट का सेवन करते हैं, और ये जिस बच्चे से भी मिलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ये खासियत है। डोनाल्ड ट्रंप की ये खासियत है हमेशा से। डोनाल्ड ट्रंप की एक खासियत यही आपको मैं बताने वाला था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी बच्चे से मिलते हैं उससे एक कसम जरूर लेते हैं, उससे एक वादा जरूर लेते हैं। उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम कभी जीवन में मुझसे वादा करो, कभी शराब को नहीं छूओगे, कभी सिगरेट को नहीं छूओगे और कभी ड्रग्स को नहीं छूओगे। इसीलिए उन्होंने ड्रग्स से जुड़े अपराधों को आतंकवाद की श्रेणी में इस बार डाला है, अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालते ही, शपथ लेते ही। अब आगे बढ़ते हैं, इजराइल की बात करेंगे। इजरायली सेना की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 का आतंकी हमला, अब सभी को याद होगा किस तरीके से हमास ने हत्याएं की थी इजराइल के अंदर घुस के। तो 7 अक्टूबर 2023 का आतंकी हमला उसके गलत आकलन की वजह से हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास की क्षमताओं को कम करके आंका था। यह उसकी नाकामी थी। गुरुवार को जारी इस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमले से पहले किए गए राजनीतिक फैसले की जांच के लिए दबाव बनेगा। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में बॉर्डर एरिया पर एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 251 को बंधक बना लिया गया था। हमास ने इसे अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन नाम दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने कुछ घंटे बाद हमास के खिलाफ सॉर्ड्स ऑफ आयरन यानी आयरन की तलवार ऑपरेशन शुरू किया था। इजरायली सैन्य अधिकारियों का कहना है कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याहिया सिनवार ने 2017 से ही हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायली सेना का अति आत्मविश्वास और पहले तय धारणाओं में बहुत ज्यादा भरोसा हमले के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में किसी भी सैनिक या अधिकारी को दोषी नहीं बताया गया है। वहीं कई इजरायली लोगों का मानना है कि 7 अक्टूबर की गलती के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। लोगों का मानना है कि हमले से पहले भी नेतन्याहू की सरकार ने कई गलत फैसले लिए थे। बता दें कि अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध की वजह से गाजा में रहने वाले 21 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों के बीच 19 जनवरी को सीजफायर डील हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे बंधकों की एक दूसरे की रिहाई पर सहमत हो गए। इस सीजफायर डील के तहत बंधकों की रिहाई 3 फेज में होगी, जिसका पहला फेज पूरा हो चुका है। अब इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं कि सेना का आकलन था कि हमास सिर्फ गाजा पर रूल करना चाहता है, इजरायली सेना से लड़ना उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं था। देखिए, सेना ने हमास की क्षमताओं का गलत आकलन किया। सेना के अधिकारियों ने हमास के हमलों को लेकर लगाया था एक अनुमान, जो कि खराब हालत में भी हमास सिर्फ 8 इलाकों से जमीनी हमला कर सकता है। इसके उलट हमास के पास हमले के लिए 60 से ज्यादा रास्ते थे। तो इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि कैसे जो हमला किया गया था उनके द्वारा, उसमें कई लोगों को मार दिया गया था। उनके बच्चों का किस तरीके से बच्चों का अपहरण, महिलाओं का बलात्कार हमास ने किया था। लेकिन उसके बाद इजराइल ने भी हमास की बैंड बजा के रख दी, एक तरीके से साफ ही कर दिया हमास को वहां पर इजराइल की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, अगली मुद्दे का रुख करते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है। यूएस एड से भारत भी प्रभावित होता है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने सत्ता संभालते ही बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। खर्चों में कटौती के तहत सरकार ने दुनिया भर के देशों को मिलने वाली यूएस एड की $723 मिलियन की वित्तीय सहायता खत्म करने का निर्णय लिया है। इस कटौती की निगरानी के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक नया मंत्रालय DOGE बनाया है, जिसने ये घोषणा की है कि अब इस फंडिंग को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा।
इससे पहले डीओजीई ने भारत को दी जा रही फंडिंग समेत दुनिया भर में दी जा रही 15 अन्य फंडिंग को बंद कर दिया था। अब थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि डीओजीई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने 15 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रद्द की है। कैसे रद्द की है वो आपको बता देते हैं। मोजाम्बिक में पुरुषों को देखिए खतना कराने के लिए मदद करते हैं, उसके लिए 86 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। किस किस तरीके से पैसे दिए जाते हैं। दूसरे देशों में चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया मजबूत करने के लिए 4200 करोड़, भारत को 190 करोड़ देने की बात यहां पर समझ में आ रही है। लेकिन क्या जरूरत थी? ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा था, ऐसा भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ कंबोडिया के युवाओं को स्किल सिखाने के लिए यूसी बर्कले को 84 करोड़, कंबोडिया में स्वतंत्र आवाजों को मजबूत करने के लिए 20 करोड़, बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 251 करोड़, प्राग सिविल सोसाइटी सेंटर के लिए 277 करोड़ और लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए 346 करोड़ रुपए ये देना। देखिए ये फंडिंग की आपको डिटेल्स हम लगातार दिखाते चलते हैं, मैं खबर बताता चलता हूं। 173 करोड़, सोचिए 173 करोड़ नेपाल में जैव विविधता संरक्षण के लिए दिया जा रहा है। उल जलूल चीजों के लिए पैसा इनके द्वारा खर्च किया गया, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा था। 164 करोड़ लाइबेरिया में वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है कि भाई इनको क्या आवश्यकता पड़ी, अमेरिका की यूएसएड को क्या आवश्यकता है कि लाइबेरिया में वोटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े। 13 करोड़ सर्बिया में सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया सुधारने के लिए, 121 करोड़ माली में सामाजिक एकता के लिए, 121 करोड़ साउथ अफ्रीका में समावेशी लोकतंत्र के लिए, 21 करोड़ एशिया में लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए, 407 करोड़ कोसोवा में टिकाऊ रिसाइकलिंग मॉडल विकसित करने के लिए। चलिए आपने देखा किस तरीके से यूएसएड ने पैसा बर्बाद किया और पैसा बर्बाद नहीं किया, ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा था।